This is our sixth lecture of the chapter Mechanical Properties of Solids, and today we are going to discuss the stress strain curve. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग को स्टडी करना है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. सो फॉर दिस लेट अस कंसिडर एक्सपेरिमेंट. सपोज ए वायर is attached with a rigid support is hanged, and with this wire a load is attached. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, इस वायर से एक लोड को अटैच किया है. लोड आप यहाँ पे बेसिकली फोर्स कंसिडर कर लो. एक लोड हम लोगों ने अटैच किया हुआ है. नाउ इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लोड, ठीक है, दैट इज अटैच टू दिस वायर. अगर हम लोग इस वायर का लोड जो अटैच किया हुआ है इसको इंक्रीज करते हैं, देन एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लोड, ठीक है, वैसे वैसे इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर लोड ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होते जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हर स्टेप में क्या चेंज आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में. इन each and every step, what is the relationship between stress and strain? We can study that change in stress and strain with the help of this graph that is called as stress strain curve. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को पता है कि जैसे अगर हम लोग कोई एक वायर ले लेते हैं, वायर को अगर आप एक सपोर्ट से अटैच कर दो, दूसरे एंड पर अगर हम लोग कोई लोड लगाते हैं और इस लोड को आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करते जाइए. पहले सपोज आपने 10 ग्राम रखा, 20 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम. इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे लोड को इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होगा, वायर की लेंथ बढ़ते जाएगी. कहाँ तक बढ़ेगी, तो फाइनली क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर आपका वायर ब्रेक हो जाता है. वायर फाइनली जाकर क्या होगा, टूट जाएगा. वहां तक का हम लोगों को इस ग्राफ की स्टडी बता देगी. ठीक है, तो देखो जब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं, सो वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रेस ऑन द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, सो ऑब्जर्व दिस ग्राफ, द रीजन फ्रॉम O टू A. ठीक है, अगर इस ग्राफ पर हम लोग देखते हैं O से लेकर के A तक का जो रीजन है दैट इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये रीजन कैसा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन. So into this region, this obeys the Hooke's law. ठीक है, O से A तक का ये जो आपका रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर Hooke's law ओबे होता है. Because in this region stress is directly proportional to strain. ठीक है, इस रीजन में क्या है, stress is directly proportional to strain and that's why we are getting here straight line. ठीक है, हम लोगों को कर्व कैसे मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है O से A तक का. इसका मतलब है इस रीजन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज नथिंग बट दैट इज हुक्स लॉ. ठीक है, तो वी कैन से दैट इन रीजन बिटवीन O टू A हुक्स लॉ इज ओबे या हुक्स लॉ ओबेज. ठीक है, नाउ सी आफ्टर द पॉइंट A, अगर हम लोग A से B तक का नोटिस करते हैं, सो फ्रॉम A टू B द कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मूव करते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर और लोड ऐड किया है. जैसे ही लोड हम लोग ऐड करते हैं, पॉइंट जो हमारी ग्राफ है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड इनटू दिस रीजन. Now it is not a straight line now. अब ये सीधी लाइन नहीं है. That means in this region Hooke's law does not obey. ठीक है, this यहाँ पर ये जो लाइन है इतने A से B तक, अब वहाँ पर Hooke's law obey नहीं होगा. That means stress is no longer proportional to strain. ठीक है, and अगर हम लोग पॉइंट B तक जाते हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों ने इतना लोड अटैच किया कि हमारी ग्राफ B तक चली गई है. अब वापस से हम लोग क्या करते हैं, जो लोड को हम लोगों ने ऐड किया था 1 बाय 1 करके लोड को आप वापस निकाल लो.
जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोड को कम करते जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, ये जो हमारा वायर है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ पर चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग बी से डी तक जाने के बाद वापस से लोड को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, देन द कर्व विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब ये वापस से अपने ट्रैक को क्या करती है, ट्रेस करती है। सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट्स ट्रैक एंड रीचेस टू द ओरिजिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो ओ से बी तक अगर हम लोग देखें तो ट्रेस वापस हो जाता है। इसका मतलब है जो हमारा वायर है वो उसके ओरिजिनल डायमेंशन पर 100% रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, एक मेटेलिक वायर लिया हुआ है, उससे हम लोगों ने मास को अटैच किया। जैसे जैसे लोड डालोगे वायर की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, पॉइंट बी तक हम लोग ये चीज देख रहे हैं। बट अब जैसे हम लोग वापस यहाँ पे लोड हटाते हैं, वायर वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ पर रिटर्न हो जाएगा, फॉर उसकी ओरिजिनल लेंथ पर वापस चला जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। ठीक है, पॉइंट बी तक का हमारे मटेरियल की इलास्टिक लिमिट बाकी रहती है। इलास्टिक लिमिट मतलब जितना लोड हम लोगों ने डाला था, जो लेंथ हमारी बड़ी थी, लोड हटाने पर वापस ओरिजिनल लेंथ मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। तो पॉइंट बी तक का जो हमारे वायर की इलास्टिक लिमिट बाकी रहती है। नाउ इफ आफ्टर द पॉइंट बी वी आर गोइंग टू अगेन इंक्रीज द लोड इनटू दिस वायर, यहाँ पर वापस हम लोग लोड यहाँ बढ़ा रहे हैं, और लोड ऐड कर दो, और लोड ऐड कर दो। सो एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लोड, द स्ट्रेन विल इंक्रीज। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी स्ट्रेन विल इंक्रीज विथ वेरी मिनिमम चेंज इन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेन चेंज होगा हमारा, बट स्ट्रेस में उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये जो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, तो आफ्टर पॉइंट बी अब देखो हम लोगों ने क्या किया, और लोड इसके अंदर ऐड किया है, मतलब यहाँ पे वायर और ज्यादा इलॉन्गेट होगा, और ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। अब वापस आप ये लोड हटाना स्टार्ट करो। आप लोड यहाँ से रिटर्न हटा लोगे, लेकिन वायर उसके ओरिजिनल डायमेंशन पर रिटर्न नहीं होता है। द वायर कैन नॉट गेट इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। पहले वाली लेंथ पर अब ये नहीं जाने पाएगा, बल्कि क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग लेंथ हटाएंगे, इसकी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा लेंथ इसकी बाकी बचेगी। देखो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रबर। रबर बैंड हम लोग यूज करते हैं। इनिशियल देखो रबर बैंड छोटा सा एक सर्कुलर आपको दिखाई देगा, बार बार आप उसको यूज करो, क्या होता है, उसकी ओरिजिनल लेंथ से वो बड़ा होने लगता है। होता है ना ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर आ चुका है वो। ठीक है, वो कहाँ पे अभी, वो पॉइंट सी पर है। और अगर हम लोग पॉइंट सी से ई तक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन दिस शोज द परमानेंट सेट। ठीक है, मतलब अब ये उसकी ओरिजिनल लेंथ पर वापस नहीं जाता, ओरिजिनल डायमेंशन पर रिटर्न नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। ठीक है, नाउ इफ वी आर गोइंग टू फर्दर इंक्रीज द लोड इनटू द वायर, सो फॉर दैट increase in load there will increase in strain with very small increase in stress। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर लोड को इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, स्ट्रेस में बहुत कम फर्क पड़ेगा। एंड फाइनली द पॉइंट डी इज रीच्ड एट विच फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब हम लोग और ज्यादा लोड ऐड करेंगे, और ज्यादा लोड ऐड करेंगे, तो हम लोगों को पता है पॉइंट पर जाकर ये वायर जो है तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। तो वही हम लोगों को जहाँ पर वायर ब्रेक होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, दैट पॉइंट डी इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग इस पूरे ग्राफ को स्टडी करें तो ओ से बी तक का ये जो रीजन है, ये हम लोगों को बताता है इलास्टिक रीजन। ठीक है, ओ से बी तक का ये इतना जो हम लोगों का रीजन है, दिस इज अवर इलास्टिक रीजन। एंड बी से डी तक का इतना जो रीजन है हम लोगों का, दैट इज
प्लास्टिक रीजन। ये कौन सा रीजन हम लोगों का? दिस इज प्लास्टिक रीजन। क्यों? क्योंकि अगर इधर चला जा रहा है हमारा मटेरियल तो वापस उसके ओरिजिनल डायमेंशन पर नहीं आ रहे। अब इसका ये प्लास्टिक फ्लो है, सो बी से डी तक का रहेगा उसका प्लास्टिक रीजन, और ओ से बी तक का यहाँ पे अगर हम लोग लोड वापस हटाते हैं फौरन उसकी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका रहेगा इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम लोग मटेरियल का बिहेवियर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो मटेरियल को उसके बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। इट मे बी डक्टाइल और इट मे बी ब्रिटल। ठीक है, मटेरियल जो हमारा वो डक्टाइल भी हो सकता है या फिर ब्रिटल भी हो सकता है। अब डक्टाइल क्या है और ब्रिटल क्या है? सो अगर हम लोग डक्टिलिटी की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स की बात करते हैं, सो फॉर द डक्टाइल मटेरियल्स द प्लास्टिक फ्लो इज वेरी लेंथी। ठीक है, इसका जो लेंथ होती है वो काफी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हम लोग डक्टिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए जो ग्राफ होगी हमारी, ये कुछ इस तरीके की होगी कि इसका जो प्लास्टिक फ्लो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स का। और डक्टाइल मटेरियल्स बेसिकली होते हैं मेटल्स। मेटल्स आर द डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, बेसिकली डक्टिलिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू कन्वर्ट ए मेटल इनटू ए वायर। ठीक है, उसको खींच कर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। एंड डक्टाइल मटेरियल्स का जो प्लास्टिक फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, उसको हम लोग इलोंगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके एग्जांपल है मेटल्स। मेटल्स में हम लोग ले सकते हैं कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। सो ऑल दिस मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। उसके अपोजिट होता है ब्रिटल। सो नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल मतलब आप एग्जांपल ले लो चौक की। चौक है, ग्लास है, ठीक है, सिरेमिक्स हैं। सो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मतलब थोड़ा भी आप फोर्स लगाओगे वो टूट जाता है। चौक की एग्जांपल देखो, चौक पर आप फोर्स लगाओ फौरन से टूट जाता है। सो द मटेरियल्स विच ब्रेक विद इन द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, सो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस हम लोग विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ ये भी बता सकते हैं। एंड मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी दैट इज मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स आर मेलेबल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। मेलेबिलिटी मतलब जो मेटल्स को हम लोग हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, द एबिलिटी टू फॉर्म ए थिन शीट दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग मेटल को थिन शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा ना कि मेटल जैसे कॉपर वगैरह है, तो कॉपर का हम लोग उसको हैमर करके उसको पीट करके थिन शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई टीन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसको मार कर उसको पीट कर उसकी एक प्लेट बनाई जाती है। सो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो वो भी इस ग्राफ से हम लोग शो कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज elastomers. That is elastomer is the property of rubber. ठीक है, so elastomer a material that can be elastically stretched to a larger value of strain is called as elastomer. मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग इलास्टिकली स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब उसमें ज्यादा वैल्यू होती है स्ट्रेन की, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर। एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रबर। रबर को देखो आप स्ट्रेच करो, जितना खींचते हो खींच जाता है, वापस से वो अपने डायमेंशन को रिगेन करता है।
So that is called as elastomer. Okay, so this is basically the study of stress versus strain curve, and with the help of this curve we can decide the nature of the material. Okay, so this is nothing but this is stress strain curve.